स्वागत है आपका फिर से हिस्ट्री के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। इसका फ्री डिटेल नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। द डिबेट में आपका स्वागत है। आज की इस गहन वैचारिक चर्चा में हम 20वीं सदी के उन सबसे काले पन्नों को खंगालेंगे। और देखिए, जब हम 1914 से 1945 के बीच की उस भयानक अवधि को देखते हैं तो इतिहास को समझने के दो बिल्कुल अलग-अलग नजरिए सामने आते हैं। बिल्कुल। मतलब सवाल ये है कि क्या प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों ने मुख्य रूप से राजनीतिक और वैचारिक बदलावों के कारण मानव इतिहास को बदला, जैसे कि साम्राज्यवाद, उग्र राष्ट्रवाद और संधियां, या फिर इन युद्धों का असली प्रभाव तकनीकी और औद्योगिक क्रांति था, है ना? हाँ, एकदम सही। क्या तकनीक ने युद्ध और समाज की परिभाषा ही बदल दी? और मेरा पक्ष इस चर्चा में बहुत स्पष्ट है। मैं इस बात का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं कि इन युद्धों की भयावहता पूरी तरह से वैचारिक टकराव और राजनीतिक साम्राज्यवाद की देन थी। और मैं इसके बिल्कुल विपरीत पक्ष रख रही हूँ। मेरा मानना है कि विश्व युद्धों को उनका असली और विनाशकारी स्वरूप तकनीक और औद्योगिक हथियारों ने दिया। विचारधाराएं केवल बहाना थी। खैर, ये इतिहास के सबसे जटिल सवालों में से एक है। मुझे अपना नजरिया थोड़ा विस्तार से रखने दीजिए। देखिए, मेरा ये दृढ़ता से मानना है कि युद्ध का मूल कारण कूटनीति की विफलता और देशों की गुटबाजी थी। मतलब सर्बिया और रूस और दूसरी तरफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी, इनके बीच की संधियों ने एक छोटे से स्थानीय विवाद को विश्व युद्ध में बदल दिया। उसके बाद वर्साई की संधि के अपमान ने ही जर्मनी में हिटलर के फांसीवाद को जन्म दिया। और अगर हम भारत जैसे उपनिवेशों की बात करें तो इस पूरी राजनीतिक उथल-पुथल ने स्वतंत्रता संग्राम को बहुत तेज कर दिया। सही बात है। तो मेरा सीधा सा तर्क ये है कि हथियार तो केवल निर्जीव उपकरण थे, ट्रिगर दबाने वाली सोच पूरी तरह से राजनीतिक थी। आपकी बात सुनने में बहुत तार्किक लगती है और मैं समझ सकती हूँ कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। लेकिन मैं इसे एक अलग नजरिए से देखती हूँ। अच्छा। हाँ, देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति, साम्राज्यवाद या राजाओं के बीच की दुश्मनी, ये सब तो 1914 से पहले भी मौजूद था। इंसान सदियों से सत्ता के लिए लड़ता आ रहा है। हाँ, वो तो है। लेकिन 1914 से पहले के युद्ध कैसे होते थे? वो कुछ हफ्तों में या ज्यादा से ज्यादा कुछ महीनों में खत्म हो जाते थे। सही कहा। तो फिर 4 साल तक जो प्रथम विश्व युद्ध चला और द्वितीय विश्व युद्ध में जिस अकल्पनीय पैमाने पर करोड़ों लोगों का खून बहा, उसका कारण क्या था? उसका कारण शुद्ध रूप से नई तकनीकें थीं। मतलब मशीन गन, फ्लेम थ्रोअर और रासायनिक हथियारों ने युद्ध के मैदान को एक-एक कसाई खाने में बदल दिया। कूटनीति ने युद्ध शुरू जरूर किया होगा, लेकिन उसे उस विभत्स स्तर तक ले जाने का काम विज्ञान ने किया। चलिए इसी विनाश के पैमाने पर बात करते हैं। आप कह रही हैं कि युद्ध की अवधि और पैमाना तकनीक ने तय किया, लेकिन जरा सोचिए, प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 70 देशों का शामिल होना और करीब 10 करोड़ सैनिकों का युद्ध के मैदान में उतरना, क्या ये किसी मशीन गन का कमाल था? देखिए, नहीं, जरा सुनिए। इसे एक इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिक ग्रिड की तरह समझिए। अच्छा, एक ग्रिड की तरह। हाँ, यूरोप के देशों ने एक दूसरे के साथ ऐसी गुप्त और बहुत ही जटिल संधियां कर रखी थीं कि जैसे ही एक जगह शॉर्ट सर्किट हुआ, यानी साराजेवो में ऑस्ट्रियाई आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या हुई, तो पूरा का पूरा ग्रिड ही जल उठा। एक डोमिनो इफेक्ट। बिल्कुल, डोमिनो इफेक्ट। एक संधि टूटती है और सारे देश युद्ध में खींचे चले आते हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला किया तो रूस सर्बिया को बचाने आ गया, फिर जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के समर्थन में आ गया और देखते ही देखते फ्रांस और ब्रिटेन भी इस आग में कूद पड़े। बिना आक्रामक साम्राज्यवाद के 70 देश एक साथ कभी नहीं लड़ते। ग्रिड का शॉर्ट सर्किट होना एक बात है, लेकिन जो आग लगी वो कोई आम आग नहीं थी। आपने कहा कि हथियार केवल निर्जीव उपकरण थे। हाँ, मेरा यही मानना है। लेकिन जरा इस बात की गहराई में चलिए कि उन उपकरणों ने युद्ध लड़ने का तरीका कैसे बदला। मैं आपको एक उपमा देती हूँ। पुरानी राइफलों और 20वीं सदी की ऑटोमेटिक मशीन गन के बीच का अंतर ऐसा था जैसे फसल को हाथों से काटने और एक विशाल कंबाइन हार्वेस्टर मशीन से काटने के बीच का अंतर।
लेकिन मशीन गन भी तो, मेरा मतलब है, सरहदों की रक्षा के लिए ही चलाई जा रही थी ना, राजनीति की वजह से। रक्षा के लिए चलाई जा रही थी, लेकिन उसने इंसान को जमीन के अंदर छुपने पर मजबूर कर दिया। जरा सोचिए, जब हैवी मशीन गन्स ने 1 मिनट में 600 गोलियां दागना शुरू किया तो सैनिक खुले मैदान में लड़ ही नहीं पाए। ट्रेंच वॉरफेयर। बिल्कुल, खाइयों का युद्ध। दोनों तरफ की सेनाओं ने जमीन में गहरी खाइयां खोद लीं। सैनिक महीनों तक कीचड़, चूहों और सड़ती हुई लाशों के बीच उन खाइयों में फंसे रहे। बाहर निकलते ही मशीन गन की गोलियां उन्हें छलनी कर देती थीं। बाप रे, वो बहुत ही भयानक था ना? तो क्या किसी राजनैतिक संधि ने उन्हें उन खाइयों में सड़ने पर मजबूर किया था? नहीं, मशीन गन की मारक क्षमता ने किया था। तकनीक ने एक ऐसा डेडलॉक पैदा कर दिया था जिसे कोई भी सेनापति अपनी कूटनीति से नहीं तोड़ पा रहा था। खैर, मैं ये स्वीकार करता हूं कि खाइयों के उस डेडलॉक ने युद्ध को बहुत लंबा और दर्दनाक बना दिया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब खाइयों से दुश्मन को निकालना नामुमकिन हो गया तो सेनाओं ने विज्ञान का रुख किया और एक बहुत ही खौफनाक चीज का जन्म हुआ, रासायनिक हथियार। हाँ, मस्टर्ड गैस और वो सब। हाँ, क्लोरीन, फॉस्जीन और मस्टर्ड गैस। जरा उसके काम करने के तरीके को समझिए। जब ये भारी गैस खाइयों में छोड़ी जाती थी तो ये हवा से भारी होने के कारण सीधे खाइयों के अंदर नीचे बैठ जाती थी। इंसानियत के चेहरे पर सबसे बड़ा दाग। एकदम सही। सैनिकों के फेफड़े जलने लगते थे, शरीर पर फफूले पड़ जाते थे। इन गैसों ने युद्ध के मैदान में एक ऐसा मनोवैज्ञानिक खौफ पैदा किया जो कोई भी राजनीतिक विचारधारा पैदा नहीं कर सकती थी। ये विचारधारा नहीं थी जिसने युद्ध को स्लॉटर हाउस बनाया, ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री थी। आपकी ये बात वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है, और मैं मस्टर्ड गैस या मशीन गन के उस खौफ से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन जरा उस तस्वीर को थोड़ा बड़ा कीजिए। ठीक है, बताइए। इस पूरे युद्ध का जो सबसे असली और स्थायी असर हुआ वो समाज और राजनीतिक ढांचे पर पड़ा, विशेष रूप से भारत जैसे उपनिवेशों पर। अगर हम सिर्फ तकनीक पर ध्यान देंगे तो हम उस वैचारिक क्रांति को नजरअंदाज कर देंगे जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया के 4 सबसे बड़े साम्राज्यों का पतन हो गया: रूसी, ऑटोमन, ऑस्ट्रो हंगेरियन और जर्मन साम्राज्य। हाँ, साम्राज्य गिरे, ये सच है। गांव का किसान जिसने कभी अपना जिला नहीं छोड़ा था, वो अचानक बेल्जियम की बर्फ और कीचड़ भरी खाइयों में या मेसोपोटामिया के रेगिस्तानों में लड़ रहा था। 87,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक मारे गए। और उन्हें इसके बदले में क्या मिलता था? मात्र 11 रुपये महीने का वेतन। इस भयानक आर्थिक और मानवीय शोषण ने भारत में एक गहरी राजनीतिक जागृति पैदा की। तो आप कह रहे हैं कि उस युद्ध ने उन्हें ब्रिटिश राज की असलियत दिखा दी? बिल्कुल। जब वे सैनिक वापस अपने गांव लौटे तो वे वही दबे कुचले किसान नहीं थे। उन्होंने गोरे लोगों की कमजोरियां देख ली थी। इसी का परिणाम था कि युद्ध के तुरंत बाद भारत में एक अभूतपूर्व राष्ट्रवाद का उदय हुआ। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जैसी राजनीतिक क्रांतियां हुई। मैं समझ रही हूँ। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का गठन, ये सब भारत की जनता में उबल रहे उस राजनीतिक रोष का परिणाम था। विचारों ने पूरे समाज को जगा दिया था। राजनीतिक चेतना अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आज़ादी की लड़ाई या उन सैनिकों के बलिदान को कम नहीं आंक रही हूँ। लेकिन एक सैनिक जो उस मोर्चे से जिंदा वापस आया, वो किसी विचारधारा की वजह से नहीं, बल्कि अक्सर एक नई जीवन रक्षक तकनीक की वजह से वापस आया था। आप चिकित्सा के क्षेत्र में हुए बदलावों की बात कर रही हैं। हाँ, और वो बदलाव बहुत ही क्रांतिकारी था। देखिए, युद्ध के मैदान में लाखों सैनिक घायल हो रहे हैं। गोलियां और छर्रे उनके शरीर में कहाँ धंसे हैं, ये पता लगाना डॉक्टरों के लिए एक बुरे सपने जैसा था। हाँ, उस समय तो एक्सरे मशीनें बहुत बड़ी होती होंगी। बिल्कुल, अक्सर बिना जाने ही सैनिकों के हाथ पैर काटने पड़ते थे। तब मशहूर वैज्ञानिक मैडम क्यूरी ने पोर्टेबल एक्सरे मशीनों का आविष्कार किया। अच्छा, मैडम क्यूरी ने? हाँ, उन्होंने छोटी गाड़ियों में एक्सरे मशीनें फिट की जिन्हें पेटाइट्स क्यूरीज कहा जाता था। इन गाड़ियों को सीधे युद्ध के मैदानों तक ले जाया गया। इसने चिकित्सा के इतिहास को रातों रात बदल दिया। क्या किसी राजनीतिक संधि ने लाखों जानें बचाईं? नहीं, इस एक्सरे तकनीक ने बचाईं। हाँ,
ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है कि कैसे युद्ध ने विज्ञान को आगे बढ़ाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्या आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही महिलाओं के सैनिटरी नैपकिन का आविष्कार हुआ था? एक मिनट, आप कह रही हैं कि महिलाओं के हाइजीन प्रोडक्ट्स का सीधा नाता खाइयों के युद्ध से है? बिल्कुल। ये तो बहुत ही हैरान करने वाला है। मतलब श्रोताओं के लिए इसे थोड़ा विस्तार से समझाइए। देखिए, युद्ध के दौरान घावों पर पट्टी बांधने के लिए रुई यानी कॉटन की बहुत भारी कमी हो गई थी। इसका कारण ये था कि पारंपरिक रुई का इस्तेमाल गोला बारूद और गन कॉटन या नाइट्रोसेल्यूलोज बनाने में किया जा रहा था। तो जब अस्पतालों में पट्टियों की कमी हुई, तब एक विशेष प्रकार के सेल्यूलोज मटेरियल का आविष्कार हुआ, जिसे सेल्यू कॉटन कहा गया। सेल्यू कॉटन? हाँ, ये लकड़ी की लुगदी से बनता था और आम रुई से 5 गुना अधिक खून सोख सकता था। युद्ध के मैदान में काम कर रही फ्रांसीसी और अमेरिकी नर्सों ने जल्दी ही महसूस किया कि ये मटेरियल सिर्फ सैनिकों के घाव भरने के लिए ही नहीं, बल्कि उनके अपने मासिक धर्म के दौरान इस्तेमाल के लिए भी बेहतरीन है। बाप रे, ये तो एकदम अनसुनी कहानी है ना? 1920 में युद्ध खत्म होने के बाद इसी मटेरियल से कमर्शियल सैनिटरी नैपकिन बाजार में आए। आप सोचिए, सदियों से चली आ रही अस्वच्छ प्रथाओं से आधी दुनिया की आबादी को आज़ादी मिली। राजनीतिक सीमाएं तो बदलती रहती हैं, लेकिन ऐसी चिकित्सीय तकनीक समाज के बुनियादी ढांचे को हमेशा के लिए बदल देती हैं। मैं आपकी इस बात की सराहना करता हूँ। सेल्यू कॉटन और एक्सरे जैसी तकनीकों ने वाकई मानव जीवन को बहुत गहरे स्तर पर छुआ है। इन उदाहरणों में मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। धन्यवाद। लेकिन अगर हम इस बात से थोड़ा आगे बढ़ें और द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों पर आएं, और उसके बाद जो शीत युद्ध या कोल्ड वॉर शुरू हुआ, वहां आप देखेंगी कि राजनीति हमेशा ड्राइविंग सीट पर ही रही है। मतलब आप मानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कोई तकनीकी दुर्घटना नहीं थी? बिल्कुल नहीं। वो सीधे तौर पर पेरिस शांति सम्मेलन और विशेष रूप से वर्साई की संधि की कूटनीतिक विफलताओं का परिणाम था। वर्साई की संधि? हाँ, जरा इसे आसान भाषा में समझें। इस संधि में जीतने वाले देशों ने जर्मनी पर इतना भारी आर्थिक जुर्माना थोप दिया, जिसे रिपेरेशंस कहा गया, कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ढह गई। हाँ, वो हाइपर इन्फ्लेशन का दौर। एकदम सही। जर्मनी में अति मुद्रास्फीति हो गई। मतलब जर्मनी के लोगों को एक ब्रेड का टुकड़ा खरीदने के लिए नोटों से भरी गाड़ियां ले जानी पड़ती थीं। उनका कूटनीतिक अपमान किया गया। और इसी आर्थिक भुखमरी और राजनीतिक अपमान ने हिटलर जैसे तानाशाह को एक मसीहा के रूप में खड़ा होने का मौका दिया। हिटलर ने जर्मन लोगों के इसी गुस्से और राष्ट्रवाद का फायदा उठाया। तकनीक ने हिटलर को जन्म नहीं दिया, उसे राजनीतिक हताशा ने जन्म दिया था। ये एक मजबूत तर्क है। और 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो दुनिया अमेरिका के कैपिटलिज्म और सोवियत संघ के कम्युनिज्म के बीच वैचारिक रूप से बंट गई। इसी ने नाटो और वॉर्सा पैक्ट को जन्म दिया। ये सब विशुद्ध रूप से राजनीति का खेल था। आपकी बात में बहुत वजन है, लेकिन जरा इस दिशा में सोचिए कि वो युद्ध लड़ा कैसे गया, और वो जो शीत युद्ध था वो वास्तव में कोल्ड क्यों रहा? विचारधाराएं केवल सतह पर तैर रही थीं। गहराई में केवल और केवल तकनीक का खौफ था। द्वितीय विश्व युद्ध में जो हुआ वो महज 2 सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, वो इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के बीच हथियारों की एक अंधी दौड़ थी। जैसे कि हवाई हमले और टैंकों का इस्तेमाल। हाँ, लेकिन मैं आपको उससे भी बारीक उदाहरण देती हूँ। समुद्र में जर्मनी की जानलेवा पनडुब्बियां थीं, जिन्हें यू बोट्स कहा जाता था। हाँ, यू बोट्स ने तो तबाही मचा दी थी। बिल्कुल। इन यू बोट्स ने मित्र राष्ट्रों की सप्लाई लाइन को लगभग खत्म कर दिया था। उन्हें रोकने के लिए कोई राजनीतिक भाषण काम नहीं आया। उन्हें रोकने के लिए डेप्थ चार्ज तकनीक का इस्तेमाल हुआ। डेप्थ चार्ज? वो पानी के अंदर फटने वाले बम? हाँ, ये ऐसे बम थे जिन्हें पानी में फेंका जाता था और वे पानी के दबाव को नापकर एक निश्चित गहराई पर जाकर फटते थे। पानी के अंदर जब ये बम फटते थे तो पनडुब्बियों के अंदर बैठे जर्मन सैनिकों में जो दहशत पैदा होती थी वो किसी विचारधारा ने नहीं की। और रात के समय युद्ध लड़ने के लिए ट्रेसर बुलेट्स का आविष्कार हुआ। ट्रेसर बुलेट्स? मतलब वही जो फायर होने पर चमकती हैं? एकदम सही। जरा इसके पीछे की तकनीक को समझिए।
बंदूक की गोली के पिछले हिस्से में एक छोटा सा ज्वलनशील पदार्थ लगा होता था। जैसे ही सैनिक ट्रिगर दबाता, गोली के पीछे एक आग जल उठती और वो हवा में एक लाल या हरी लकीर छोड़ती हुई जाती थी। तो इससे निशाना लगाना आसान हो गया? और सिर्फ निशाना ही नहीं, इसने रात के युद्ध की पूरी साइकोलॉजी बदल दी। पहले रात के अंधेरे में सैनिक छुप सकते थे, लेकिन ट्रेसर बुलेट्स ने अंधेरे का वो कवर छीन लिया। ये वो तकनीकी बदलाव थे जिन्होंने तय किया कि दुनिया का नक्शा कैसा होगा। मैं मानता हूं कि हथियारों ने लड़ाई का तरीका बदल दिया, लेकिन अंततः जो आदेश दिया जा रहा था वो तो किसी राजनीतिक कुर्सी से ही आ रहा था ना? निर्माण विचारधारा के लिए हुआ होगा, लेकिन अंततः तकनीक ही भगवान बन गई। आपने शीत युद्ध का जिक्र किया था। हाँ। अमेरिका और सोवियत संघ दशकों तक एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहे, लेकिन वे सीधे एक दूसरे से क्यों नहीं लड़े? क्योंकि उन्हें एक दूसरे से वैचारिक टकराव था, लेकिन युद्ध से बचना चाहते थे। नहीं, इसका कारण कैपिटलिज्म या कम्युनिज्म का वैचारिक सम्मान बिल्कुल नहीं था। इसका एकमात्र कारण था परमाणु हथियार और म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का सिद्धांत। यानी दोनों का एक साथ पूरी तरह खत्म हो जाना। बिल्कुल, ये कोई राजनीतिक समझदारी नहीं थी। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का मतलब था कि अगर तुमने मुझ पर एक भी परमाणु बम गिराया तो मैं मरने से पहले तुम पर अपने सारे बम गिरा दूंगी और दोनों देश पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। तो डर ने उन्हें रोके रखा? ये कोई राजनीतिक शांति नहीं थी, ये शुद्ध रूप से तकनीकी खौफ था। तकनीक ने राजनीति को अपना बंधक बना लिया था। इसी खौफ ने उन्हें दुनिया भर में प्रॉक्सी वॉर लड़ने पर मजबूर किया। तकनीक ने मानव जाति को एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां युद्ध का मतलब जीत नहीं बल्कि संपूर्ण सर्वनाश था। मैं आपकी इन सारी बातों को सुन रहा हूं और मुझे ये स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं है कि आपके तर्कों में बहुत गहराई है। शुक्रिया। मैं इस बात से पूरी तरह सहमति जताता हूं कि हथियारों के मशीनीकरण ने मौतों के आंकड़े को अकल्पनीय रूप से बढ़ा दिया। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध मिलाकर जो करीब 5 से 7 करोड़ मौतें हुईं और जो वीभत्स तबाही हमने हिरोशिमा और नागासाकी में एक झटके में देखी, वो बिना तकनीकी प्रगति के संभव नहीं थी। तकनीक ने युद्ध को एक अंधी मशीन बना दिया जिसमें इंसान केवल ईंधन बनकर रह गया। और मैं भी आपके इस मूल तर्क का सम्मान करती हूँ कि इन खतरनाक हथियारों को चलाने के पीछे जो उंगली थी वो राजनीतिक और साम्राज्यवादी ताकतों की ही थी। कोई भी मशीन गन अपने आप फायर नहीं करती। उसे फायर करने का आदेश किसी राजनीतिक संधि के टूटने या आक्रामक राष्ट्रवाद की रक्षा के लिए ही दिया जाता है। उपनिवेशों में जो आज़ादी की चेतना आई वो उन वैचारिक संघर्षों की ही देन थी। तकनीक वो साधन थी जिसने युद्ध लड़ा, लेकिन इरादा राजनीतिक ही था जिसने युद्ध शुरू किया। तो हमारी इस लंबी और गहरी चर्चा के बाद हम अपने श्रोताओं के सामने एक बहुत ही अहम विचार छोड़ना चाहते हैं। अंत में सवाल ये बचता है कि क्या मानव जाति को उसके विचारों और उसकी राजनीति ने युद्ध की इस भयानक आग में धकेला, या फिर इंसान के ही द्वारा बनाए गए औजार और तकनीक ने उस आग को इतना विकराल बना दिया कि उसे बुझाना नामुमकिन हो गया। आग लगाने वाली चिंगारी इंसान की सोच थी और उसे जंगल की आग की तरह फैलाने वाली हवा उसकी तकनीक थी। एकदम सही कहा आपने। और शायद इतिहास में इन दोनों को अलग करना सबसे मुश्किल काम है। इस जटिलता को समझने के लिए इतिहास के इन पन्नों में अभी और भी बहुत कुछ है जिसे खोजा जाना बाकी है। सोचने के लिए वाकई एक बहुत ही गहरा विचार। इसी के साथ हम आज की इस वैचारिक यात्रा को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए, सोचते रहिए और इतिहास के इन पन्नों को पलटते रहिए।